देख रहे हैं इन्वेस्ट IQ, जहां हम बात करते हैं पैसों की समझ, इन्वेस्टमेंट की साइकोलॉजी और उन अनदेखी चीजों की जो आपकी फाइनेंशियल सोच को बदल सकती हैं। यहां हर वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक नई सोच देता है। क्या आपको लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस सिर्फ आज की दुनिया की प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। सदियों पहले की सभ्यताओं जैसे रोम, मेसोपोटामिया और माया ने भी वही गलती की थी जो आज हम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं की लालच, कर्ज और अनियंत्रित विकास ने उनके पतन की कहानी लिखी, और आज की वॉल स्ट्रीट, क्रिप्टो बबल या रियल एस्टेट मार्केट में वही पैटर्न दोहराया जा रहा है। इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, उससे सीखने के लिए होता है। तो आइए समझते हैं इतिहास के पैसों के रहस्य और सीखते हैं कि कैसे आप आज की दुनिया में इन गलतियों से बच सकते हैं। आज की दुनिया में जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस की बात होती है तो हम सोचते हैं कि ये सब मॉडर्न सिस्टम की गलती है, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो और गवर्नमेंट की पॉलिसीज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कुछ तो पहले भी हुआ था? सैकड़ों साल पहले की सभ्यताएं भी कुछ ऐसी ही आर्थिक भूलों का शिकार हुई थीं। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक टाइम ट्रैवल पर, जहां हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन सभ्यताओं ने वही गलतियां की जो आज हम दोहरा रहे हैं। शुरुआत करते हैं रोम की महान सभ्यता से। रोमन साम्राज्य कभी दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर साम्राज्य था, लेकिन अंत में वह भी आर्थिक पतन का शिकार हुआ। इस पतन की शुरुआत होती है जब उन्होंने अपने सिक्कों में चांदी की मात्रा कम करना शुरू किया। सरकार को युद्ध, लग्जरी और विस्तार के लिए ज्यादा पैसा चाहिए था, लेकिन टैक्स से उतना पैसा नहीं आ पा रहा था। ऐसे में उन्होंने सिल्वर कॉइन में मिलावट शुरू की। ये थी प्राचीन जमाने की मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे मिलावट बढ़ती गई, वैल्यू गिरती गई और लोगों का विश्वास भी। चीजें महंगी होने लगीं, सामान की कीमतें बढ़ गईं और आम आदमी की कमर टूट गई। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के समय में जब सरकारें ज्यादा नोट छापती हैं और मुद्रा की वैल्यू गिरती है। रोमन एम्पायर के आर्थिक संकट की एक और बड़ी वजह थी लगातार युद्ध। युद्ध में पैसा खर्च होता है, सेना को सैलरी देनी होती है, हथियार बनाने होते हैं, और ये सब एक कमजोर अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाता है। उस समय की सरकार ने सोच लिया था कि वो टैक्स बढ़ा देगी, लेकिन टैक्स बढ़ते ही लोगों ने व्यापार बंद करना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने पैसा छिपाना शुरू किया, क्योंकि ज्यादा कमाई का मतलब था ज्यादा टैक्स। और यही सरकार की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने लोगों को कमाने से डराना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने प्राइस कंट्रोल यानी मूल्य नियंत्रण भी लागू कर दिया, जिससे मार्केट का नेचुरल बैलेंस बिगड़ गया। सोचिए, जब सरकार यह तय करने लगे कि आपको कौन सी चीज कितने में बेचनी है, तो क्या वो सिस्टम लंबे समय तक चल पाएगा? धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ी, उत्पादन घटा, और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब लोग बार्टर सिस्टम यानी सामान के बदले सामान में ट्रेड करने लगे। एक समय वो भी आया जब लोग रोमन करेंसी लेने से इनकार करने लगे। यही था उस समय का फाइनेंशियल क्राइसिस, बिना डिजिटल मार्केट के, बिना स्टॉक्स के, सिर्फ मानव लालच और गलत नीतियों का नतीजा। रोमन साम्राज्य का पतन हमें ये सिखाता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अगर लोगों का विश्वास खो दे तो वो ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। सरकार का काम होता है लोगों को प्रोत्साहित करना, न कि डराना। जब टैक्स सिस्टम इतना कठोर हो जाए कि लोग कमाना ही बंद कर दें, तब वो सिस्टम खुद अपनी जड़ें काट रहा होता है। ये कहानी आज की दुनिया के लिए भी एक चेतावनी है, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो या कोई और देश। अगर सरकारें आज भी यही गलतियां दोहराएंगी, तो कल वही हाल होगा जो रोम का हुआ था।
अब हम चलते हैं एक और प्राचीन सभ्यता की ओर, मेसोपोटामिया। ये वही भूमि है जिसे हम सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यहाँ इंसान ने सबसे पहले खेती करना सीखा, व्यापार करना शुरू किया और लिखने पढ़ने की शुरुआत भी यहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे कर्ज का चलन भी बढ़ा। शुरुआत में तो कर्ज एक सरल विचार था, जरूरतमंद को थोड़े समय के लिए अनाज या पैसा देना ताकि वह अपनी समस्या हल कर सके। लेकिन धीरे धीरे ये एक ऐसा जाल बन गया जिसमें आम लोग फंसते चले गए। ब्याज की दरें अत्यधिक थीं, कभी कभी 20% से भी ज्यादा। अगर कोई समय पर कर्ज न चुका पाए तो उसका खेत, घर या यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्य भी गुलामी में चले जाते थे। सोचिए, आज हम कर्ज के चलते तनाव झेलते हैं, लेकिन उस समय कर्ज का मतलब हो सकता था जिंदगी भर की गुलामी। मेसोपोटामिया में जब किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा तो उन्होंने खेती छोड़ दी। खेती छोड़ने का मतलब था कि अनाज का उत्पादन कम हो गया, जिससे महंगाई और बढ़ गई। और जो बचा खुचा अनाज था वो अमीरों के गोदामों में बंद हो गया। आम जनता भूख से तड़पने लगी और अमीर और भी अमीर होते गए। समाज में असमानता इतनी बढ़ गई कि लोग विद्रोह करने लगे। इसका असर सीधे अर्थव्यवस्था पर पड़ा। जब लोग ही नहीं होंगे जो उत्पादन करें, टैक्स दे या व्यापार चलाएं, तो पूरा सिस्टम ही लड़खड़ा जाएगा। ये सब देखकर उस समय के शासकों को समझ आया कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उनका शासन ही खतरे में पड़ जाएगा। तब उन्होंने एक नया नियम लागू किया, जिसे हम आज के शब्दों में डेट फॉरगिवनेस या कर्ज माफी कहते हैं। इसे सुमेरियन भाषा में अमरगी कहा जाता था, यानी आजादी। समय समय पर शासक पूरे राज्य के सभी कर्ज माफ कर देते थे ताकि गरीब लोग फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। ये कदम आर्थिक स्थिरता के लिए लिया गया था, लेकिन सोचिए कि आज की दुनिया में अगर कोई सरकार सबका कर्ज माफ कर दे तो क्या होगा। बैंक डूब सकते हैं, निवेशक डर सकते हैं और पूरी फाइनेंशियल सिस्टम हिल सकती है। लेकिन उस समय की सच्चाई ये थी कि अगर ऐसा न किया जाता तो पूरा समाज ही बिखर जाता। मेसोपोटामिया की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब कर्ज एक हथियार बन जाता है आम आदमी को तोड़ने का, तब उस समाज का पतन तय है। आज भी हम यही देख रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के बिल, एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सब अगर संतुलन से बाहर हो जाएं, तो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि एक हेल्दी क्रेडिट सिस्टम हो जो जरूरतमंद की मदद करे, न कि उसे तोड़े। माया सभ्यता, जो आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला और होंडुरास के क्षेत्रों में फैली हुई थी, मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। उन्होंने खगोलशास्त्र, गणित और वास्तुकला में अद्भुत तरक्की की थी। माया लोगों ने ऐसा कैलेंडर बनाया था जिसकी सटीकता आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं। उन्होंने शून्य की अवधारणा को समझा, विशाल पिरामिडनुमा मंदिर बनाए और समाज को एक व्यवस्थित रूप में ढाला। लेकिन इतनी उन्नत तकनीक और ज्ञान के बावजूद माया सभ्यता का पतन एक चेतावनी बनकर सामने आया, और इसके पीछे आर्थिक लालच, सामाजिक असमानता और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन छिपा था। शुरू में माया समाज छोटे छोटे शहरों और राज्यों में बंटा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे राजाओं ने अधिक शक्ति और वैभव दिखाने की कोशिश की, वैसे वैसे युद्ध और विस्तार की भावना बढ़ने लगी। इन युद्धों में आर्थिक लाभ, जमीन का कब्जा और मजदूरों की जबरन भर्ती जैसे उद्देश्यों ने तूल पकड़ लिया। हर राजा चाहता था कि उसका राज्य सबसे भव्य हो, उसके मंदिर सबसे ऊंचे हों और उसका नाम इतिहास में अमर हो। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू कर दिया। जंगलों की कटाई, पत्थरों का खनन और जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग।
इस अंधाधुंध विस्तार ने वातावरण को असंतुलित करना शुरू कर दिया। पेड़ों की कटाई के कारण बारिश के पैटर्न बदलने लगे, मिट्टी की उर्वरता घटने लगी और जलाशयों का जलस्तर नीचे गिरने लगा। इसका सीधा असर कृषि पर पड़ा, जो उस समय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। जब अनाज की पैदावार घटी, तो लोगों के पास खाने को कम हो गया और समाज में असंतोष फैलने लगा। इसके बावजूद शासकों ने टैक्स बढ़ाना जारी रखा ताकि वे अपने मंदिर निर्माण और युद्ध अभियानों को जारी रख सकें। गरीब किसान और मजदूर भारी करों के बोझ तले दबते गए। उन्हें जबरन काम में लगाया गया, उनकी जमीनें छिनी गईं और कभी-कभी उनके बच्चों को भी राजकीय कार्यों में लगा दिया गया। सामाजिक व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई कि आम लोगों ने शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया और दूर-दराज के गांवों में जाकर बसने लगे। धीरे धीरे इन शहरों की जनसंख्या घटने लगी, उत्पादन कम हो गया और व्यापारिक नेटवर्क टूटने लगा। इसके साथ ही मौसम में भी लगातार बदलाव हो रहा था। कई सालों तक सूखा पड़ा, जिससे जल संकट गहराया और खेती लगभग बंद हो गई। ये स्थिति उस समय की सभ्यता के लिए मौत का फरमान बन गई। माया लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका विशाल साम्राज्य इस तरह से बिखर जाएगा। पर जब सत्ता केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए हो और आम जनता केवल शोषण का साधन बन जाए, तब समाज की नींव धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। माया सभ्यता का अंत हमें यह सिखाता है कि आर्थिक नीतियों में संतुलन, पर्यावरण का संरक्षण और सामाजिक समानता किसी भी सफल समाज के लिए आवश्यक हैं। आज की दुनिया भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रही है: जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। अगर हमने समय रहते नहीं सीखा, तो शायद हमारे आधुनिक शहर भी कभी माया सभ्यता की तरह खंडहर बन जाएं। 14वीं सदी का यूरोप एक ऐसे समय से गुजर रहा था जहां सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था अपने चरम पर थी, लेकिन उस व्यवस्था की नींव अंदर से खोखली हो चुकी थी। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में राजा, चर्च और जमींदार सबसे ऊपर थे और किसान, मजदूर और सामान्य जनसंख्या उनके नीचे लगभग एक बंधुआ जीवन जी रही थी। लेकिन एक ऐसी महामारी आई जिसने केवल लोगों की जान ही नहीं ली, बल्कि पूरे यूरोप की सामाजिक और आर्थिक नींव को हिलाकर रख दिया। इस महामारी को इतिहास में ब्लैक डेथ या प्लेग के नाम से जाना जाता है। यह रोग 1347 में यूरोप पहुंचा और अगले कुछ वर्षों में लगभग 2 से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली। यह जनसंख्या का लगभग 30% से अधिक था। शहर वीरान हो गए, गांवों में खेत सूने पड़ गए और लोगों का आपसी संपर्क पूरी तरह से टूट गया। लेकिन यह त्रासदी केवल मृत्यु की कहानी नहीं थी, यह एक बड़ा आर्थिक परिवर्तन भी लेकर आई। महामारी के बाद श्रमिकों की संख्या इतनी घट गई कि खेतों में काम करने वाले मजदूर और कारीगर अब दुर्लभ हो गए। अचानक से जो लोग पहले सबसे निचले पायदान पर थे, अब उनकी मांग इतनी बढ़ गई कि वे अपनी मजदूरी तय करने लगे। अब वो राजा या जमींदार के सामने सिर झुकाने के बजाय मेहनताना बढ़ाने की शर्त रखने लगे। इससे मजदूरी में इजाफा हुआ और पहली बार एक नया आर्थिक संतुलन बनना शुरू हुआ। यह उस समय के सामंती ढांचे को तोड़ने की शुरुआत थी। इतना ही नहीं, बहुत से किसानों ने सामंती भूमि से पलायन करना शुरू कर दिया और स्वतंत्र शहरों की ओर चले गए जहां वे अपनी मेहनत के बल पर जीवन यापन कर सकते थे। इससे शहरीकरण को भी गति मिली। ब्लैक डेथ ने केवल श्रमिक वर्ग को ताकत नहीं दी, बल्कि अमीरों और शासकों को भी यह एहसास कराया कि अगर आम जनता की उपेक्षा की गई तो पूरा समाज ढह सकता है। इस डर से कई शासकों ने करों में रियायत दी, जमींदारों ने श्रमिकों को बेहतर सुविधाएं देनी शुरू की और कुछ जगहों पर तो भूमि सुधार के कदम भी उठाए गए। यहीं से आर्थिक रूप से सशक्त मध्य वर्ग का जन्म होने लगा, जो आगे चलकर यूरोप के पुनर्जागरण, रिनेसांस और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव बना।
परंतु यह बदलाव सब जगह एक समान नहीं था। कुछ इलाकों में सामंती व्यवस्था फिर से मजबूत हो गई और वहां किसानों पर फिर से जुल्म ढाए गए। लेकिन एक बात तय थी, लोग अब जागरूक हो चुके थे और शासक यह समझ गए थे कि केवल ताज और तलवार से राज नहीं चलता। समाज को टिकाऊ बनाने के लिए आर्थिक संतुलन और श्रमिकों के अधिकारों को भी मान देना जरूरी है। ब्लैक डेथ हमें यह सिखाता है कि एक आपदा कितनी ही भयानक क्यों न हो, अगर समाज उससे सीख ले तो वही आपदा एक बदलाव का कारण बन सकती है। आज के समय में भी जब हम महामारी, बेरोजगारी और असमानता जैसे संकटों से जूझ रहे हैं, तो हमें अतीत की इन घटनाओं से दिशा लेनी चाहिए। इतिहास केवल बीते समय की कहानी नहीं है, यह आने वाले कल का आईना है। 18वीं सदी का फ्रांस बाहरी तौर पर जितना चमकदार दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला हो चुका था। चमकते महलों, सुंदर बगीचों और शाही पोशाकों की आड़ में भूख, करों का बोझ और सामाजिक असमानता छुपी हुई थी। उस समय की आर्थिक व्यवस्था 3 वर्गों पर टिकी हुई थी। पहला वर्ग चर्च यानी पादरी और धार्मिक संस्थाएं थीं। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग और राजा के नजदीकी लोग, जबकि तीसरा और सबसे बड़ा वर्ग था आम जनता। पहली 2 श्रेणियों को करों से पूरी तरह छूट मिली हुई थी और वो शाही सुख सुविधाओं का आनंद लेते थे। वहीं तीसरे वर्ग को सभी तरह के टैक्स, लेवी और सेवा करनी पड़ती थी। किसानों को खेती से जितना मिलता, उसमें से अधिकांश कर के रूप में ले लिया जाता था और बाकी बचे खाने से ही उन्हें जीना होता। जब किसी समाज में मेहनत करने वाला भूखा रहे और आराम करने वाला ऐश करे, तब वहां विद्रोह की चिंगारी बुझ नहीं सकती। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्रेड जैसी मूलभूत चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी थीं। आम लोगों को जीवनयापन में बेहद कठिनाई हो रही थी। वहीं राजा लुई 16 और रानी मैरी अंतोनिएट आलीशान महलों में भव्य भोजों का आयोजन कर रहे थे। जब 1788 में भारी अकाल पड़ा और ब्रेड की कमी हुई, तो जनता का आक्रोश चरम पर पहुंच गया। इसके बाद राजा ने कर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा ताकि अपने कर्ज को चुका सके। लेकिन अब जनता चुप बैठने के मूड में नहीं थी। 14 जुलाई 1789 को पेरिस की सड़कों पर हजारों लोग उतरे और बास्तील किले पर हमला कर दिया। यह हमला केवल एक किले पर नहीं था, बल्कि उस संपूर्ण व्यवस्था पर था जिसने सदियों से आम लोगों को दबाकर रखा था। इसके बाद पूरे देश में क्रांति की लहर फैल गई। सामंती अधिकारों को समाप्त किया गया, कर व्यवस्था को बदला गया और पहली बार जनता का अधिकार एक सच्चाई बना। राष्ट्रीय सभा बनाई गई, जिसने मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा पारित की। यह पहली बार था जब आर्थिक न्याय और समानता की बात कानून का हिस्सा बनी। जनता को यह एहसास हुआ कि सत्ता केवल ताज में नहीं, बल्कि सामूहिक जनांदोलन में भी होती है। हालांकि क्रांति के बाद भी चुनौतियां कम नहीं थीं। राजनीतिक अस्थिरता, गिलोटीन पर होती हत्याएं और निरंतर बदलाव ने देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन एक बात तय थी, अब फ्रांस वैसा कभी नहीं रहने वाला था जैसा वो क्रांति से पहले था। फ्रांस की क्रांति हमें सिखाती है कि आर्थिक असमानता केवल एक आंकड़ा नहीं होती, वो समाज में गहराई से जहर भरती है। जब मेहनतकश लोगों को उनका अधिकार नहीं मिलता और एक वर्ग ऐश करता है, तो गुस्सा क्रांति बन जाता है। आज भी दुनिया के कई हिस्सों में वैसी ही असमानता मौजूद है, भूख, बेरोजगारी, शोषण और महंगाई का बोझ। क्या हम वो गलती दोहराने जा रहे हैं या इतिहास से सीखेंगे? फ्रांस की क्रांति केवल इतिहास नहीं है, वो आज की व्यवस्था के लिए भी एक चेतावनी है। 1929 का साल इतिहास में एक ऐसी आर्थिक आपदा के रूप में दर्ज है, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया।
यह वह समय था जब अमेरिका में शेयर बाजार की बुलबुली तेजी से फूटी और इसके साथ ही आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कमजोरी सामने आ गई। इस संकट को ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है और यह केवल एक बाजार के गिरने की घटना नहीं थी, बल्कि यह उस आर्थिक सोच का पतन था जिसमें नियंत्रण से बाहर लाभ की लालसा सर्वोपरि थी। उस समय की अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अत्यधिक क्रेडिट आधारित खरीदारी हो रही थी, बैंक बिना सुरक्षा के ऋण बांट रहे थे, लोग बिना जानकारी के शेयरों में पैसा लगा रहे थे और सरकारें इस पूरे तंत्र को स्वतंत्र बाजार के नाम पर नजरअंदाज कर रही थीं। अक्टूबर 1929 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो सिर्फ कुछ पूंजीपति ही नहीं बल्कि करोड़ों आम लोग बर्बाद हो गए। हजारों बैंक डूब गए, लोगों की जमा पूंजी रातों रात खत्म हो गई और लाखों कर्मचारी बेरोजगार हो गए। इस आर्थिक आपदा की सबसे भयानक तस्वीरें अमेरिका के शहरों और कस्बों से आईं, जहां लोग भूख से मरने लगे, रोटी के लिए कतारों में खड़े दिखे और काम की तलाश में सड़कों पर भटकते रहे। किसान अपनी उपज जला रहे थे क्योंकि बाजार में कीमत नहीं थी और मजदूर घरों से निकाल दिए गए क्योंकि वे किराया नहीं दे पा रहे थे। पूरे समाज में अविश्वास और निराशा का माहौल बन गया। यह वो समय था जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था का ढांचा टूट गया और पूरी वैश्विक व्यवस्था को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अमेरिका में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील नाम की एक क्रांतिकारी योजना शुरू की, जिसमें सरकार ने सीधे हस्तक्षेप करते हुए सार्वजनिक कार्यों पर निवेश किया, बेरोजगारों को रोजगार दिया और बैंकिंग तथा व्यापारिक नीतियों पर नियंत्रण लगाया। यह पहली बार था जब लोकतांत्रिक पूंजीवाद को यह समझ आया कि एक पूरी तरह से खुला बाजार बिना सामाजिक संतुलन के लंबे समय तक नहीं टिक सकता। ग्रेट डिप्रेशन ने यह साफ कर दिया कि जब आर्थिक नीतियां केवल मुनाफे के इर्द गिर्द घूमती हैं और समाज के बड़े वर्ग को नजरअंदाज किया जाता है, तो वह व्यवस्था ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इस संकट ने पूरी दुनिया की सोच को बदल दिया। केवल अमेरिका ही नहीं, बल्कि यूरोप, एशिया और बाकी हिस्सों ने भी अपनी आर्थिक संरचना को संतुलन की ओर मोड़ा। भारत जैसे देशों में भी इस वैश्विक मंदी का असर पड़ा और कई हिस्सों में किसानों और मजदूरों के जीवन स्तर पर भारी असर देखा गया। आज हम डिजिटल अर्थव्यवस्था, क्रिप्टोकरेंसी, शेयर ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी निवेश जैसे आधुनिक उपकरणों से घिरे हुए हैं, लेकिन अगर हमने नियंत्रण, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय का ध्यान नहीं रखा, तो वही पुरानी गलतियां दोहराई जाएंगी। ग्रेट डिप्रेशन केवल एक ऐतिहासिक आर्थिक संकट नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी कि बिना सामाजिक जिम्मेदारी के कोई भी आर्थिक मॉडल अस्थायी होता है। इसलिए आज भी जब हम किसी आर्थिक सुधार की बात करते हैं, तो हमें केवल जीडीपी नहीं, बल्कि लोगों की गरिमा, सुरक्षा और स्थिरता को भी मापदंड बनाना होगा। 1991 का भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर दिशा में संकट था, महंगाई बढ़ रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और सरकार के पास इतने भी डॉलर नहीं थे कि 2 हफ्तों का तेल आयात किया जा सके। यह वो समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया होने के कगार पर थी। उस वक्त सरकार को मजबूर होकर अपने सोने को विदेशी बैंकों के पास गिरवी रखना पड़ा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को भेजा, जिससे कुछ विदेशी मुद्रा जुटाई जा सके और देश की जरूरी आयात आवश्यकताएं पूरी हो सकें। यह न केवल एक आर्थिक आपदा थी, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्मगौरव पर गहरी चोट भी थी। देश के सामने यह सवाल खड़ा हो गया था, क्या हमारी पारंपरिक आर्थिक नीतियां विफल हो गई हैं? क्या अब हमें पूरी व्यवस्था को बदलना पड़ेगा? इस संकट के पीछे कई कारण थे। दशकों से चली आ रही लाइसेंस राज की व्यवस्था, अत्यधिक नियंत्रण, विदेशी निवेश पर कठोर पाबंदियां, सरकारी उद्यमों की अक्षमता और राजनीतिक अस्थिरता। इसके चलते निजी क्षेत्र का विकास रुका रहा और उत्पादकता में भारी गिरावट आई।
निर्यात कम था और आयात अधिक, जिससे व्यापार घाटा लगातार बढ़ता गया। वहीं खाड़ी युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू गईं, जिससे भारत के खर्च और भी बढ़ गए। राजनीतिक दृष्टि से भी समय चुनौतीपूर्ण था। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता थी और जनता का सरकार में विश्वास कमजोर हो चुका था। इसी समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की ओर ले जाने का। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करने, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने, सरकारी नियंत्रण को सीमित करने और निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता देने की दिशा में कई अहम कदम उठाए। ये बदलाव आसान नहीं थे। उस समय भारत की जनता को डर था कि कहीं यह निर्णय देश की संप्रभुता को खतरे में न डाल दे। लेकिन धीरे धीरे इन सुधारों का असर दिखने लगा। विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगीं, व्यापार और उद्योग को नई ऊर्जा मिली और नौकरियां पैदा हुईं। भारत एक बंद अर्थव्यवस्था से निकलकर वैश्विक बाजार का हिस्सा बनने लगा। 1991 का संकट एक ऐसी घटना थी जिसने भारत को जबरदस्ती अपनी परछाई से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया। यह वो मोड़ था जहां से देश ने अपनी आर्थिक दिशा ही बदल दी। जहां पहले सरकार सब कुछ नियंत्रित करती थी, वहीं अब बाजार को अधिक स्वतंत्रता दी गई, लेकिन उसी के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की भी जरूरत बढ़ गई। आज जब हम डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स, विदेशी निवेश और तकनीकी क्रांति की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब 1991 की उस हिम्मत भरी शुरुआत का ही परिणाम है। अगर उस समय डर के आगे कदम न उठाया गया होता, तो शायद आज भारत वैश्विक मंच पर इतनी मजबूत स्थिति में न होता। यह इतिहास हमें सिखाता है कि कभी-कभी संकट ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगर नेतृत्व में साहस और दूरदृष्टि हो, तो सबसे गहरा संकट भी अवसर बन सकता है। और यही भारत ने किया। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी इतिहास की सबसे आधुनिक, सबसे तकनीकी और सबसे सिस्टम के भीतर जन्मी हुई आपदा थी। यह कोई युद्ध, महामारी या अकाल से पैदा नहीं हुई थी, बल्कि यह इंसानी लालच, वित्तीय संस्थानों की गैरजवाबदेही और सरकारों की लापरवाही की संयुक्त देन थी। इसकी शुरुआत अमेरिका के सबप्राइम मॉर्गेज क्राइसिस से हुई, जहां बैंकों ने उन लोगों को भी घर खरीदने के लिए ऋण देना शुरू कर दिया जिनकी चुकाने की क्षमता नहीं थी। बैंक लोन बांटते गए क्योंकि उन्हें यह भरोसा था कि घर की कीमतें लगातार बढ़ेंगी और अगर कोई डिफॉल्ट करता भी है तो संपत्ति बेचकर नुकसान पूरा हो जाएगा। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई। जैसे ही घरों की कीमतें गिरने लगीं, लोगों ने किश्तें चुकाना बंद कर दिया और बैंकों की बैलेंस शीट में छेद पड़ने लगे। यह छेद इतना गहरा था कि अमेरिका के सबसे पुराने बैंक लेमन ब्रदर्स ने 2008 में दिवालिया घोषित कर दिया और इसके साथ ही दुनिया भर की वित्तीय प्रणाली में हलचल मच गई। इस संकट ने न केवल अमेरिका को बल्कि यूरोप, एशिया और बाकी दुनिया भर के बाजारों को भी प्रभावित किया। वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई, निवेशकों को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। भारत में भी इसका असर महसूस हुआ। निर्यात घट गया, आईटी कंपनियों के प्रोजेक्ट रुक गए, रियल एस्टेट बाजार ठप हो गया और सेंसेक्स ने कई वर्षों की कमाई मिटा दी। अमेरिका और यूरोप की सरकारों ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बचाने के लिए अरबों डॉलर के राहत पैकेज जारी किए। लेकिन इस राहत ने एक गहरी बहस को जन्म दिया। क्या हम पूंजीवाद को केवल तब तक समर्थन करते हैं जब वह मुनाफा दे, और जैसे ही घाटा हो हम सरकारी पैसों से उसे बचाने लगते हैं? 2008 की मंदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में हर एक देश दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक देश की गलती का खामियाजा दुनिया भर को उठाना पड़ता है।
और सबसे ज्यादा असर हमेशा आम आदमी पर ही पड़ता है। नौकरी खोने वाला कर्मचारी, कर्ज में डूबा हुआ किसान या अपनी जमा पूंजी गंवाने वाला मध्यम वर्ग का निवेशक। यह संकट केवल आर्थिक नहीं था, यह नैतिक था। यह उस सोच की हार थी जिसमें मुनाफा ही सब कुछ है और जोखिम की अनदेखी की जाती है। इस घटना के बाद कई देशों ने बैंकिंग प्रणाली में सुधार किए, पारदर्शिता बढ़ाई और जोखिम नियंत्रण के लिए नए नियम लागू किए। लेकिन यह भी सच है कि आज भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां वही लापरवाही दोहराई जा रही है। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि केवल तकनीक, डेटा और सिस्टम से एक सुरक्षित अर्थव्यवस्था नहीं बनती, बल्कि जिम्मेदारी, जवाबदेही और नैतिकता से बनती है। 2008 का संकट हमें यह सिखाता है कि जब आर्थिक संस्थान केवल मुनाफा देखने लगते हैं और सरकारें आंख मूंद लेती हैं, तब एक अनदेखी चिंगारी भी वैश्विक आग बन सकती है। आज की डिजिटल और ग्लोबल दुनिया में यह और भी खतरनाक हो गया है। इसलिए यदि हम वास्तव में एक स्थायी और न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था चाहते हैं, तो हमें अतीत की इन त्रुटियों को याद रखना ही होगा, नहीं तो अगली मंदी दरवाजे पर पहले से ही दस्तक दे रही होगी। 20वीं सदी का मध्यकाल चीन के लिए उथल-पुथल भरा था। 1949 में जब माओ जेडोंग ने चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना की, तो देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में आ गई। सरकार ने कृषि सामूहिकीकरण, भारी उद्योग पर ध्यान और निजी संपत्ति के पूर्ण निषेध जैसे कठोर फैसले लिए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन जैसे अभियानों का उद्देश्य चीन को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाना था, लेकिन इसके परिणाम उल्टे निकले। लाखों लोगों की जान गई, कृषि उत्पादन ठप हो गया और अर्थव्यवस्था लगभग जड़ हो गई। लेकिन माओ की मृत्यु के बाद 1978 में एक नया युग शुरू हुआ और उस युग का नायक था डेंग शियाओपिंग। डेंग ने कहा, बिल्ली चाहे काली हो या सफेद, अगर वह चूहे पकड़ती है तो वह अच्छी है। यही सोच चीन की आर्थिक क्रांति की जड़ बनी। उन्होंने मार्क्सवादी ढांचे को पूरी तरह खत्म किए बिना उसमें पूंजीवाद की समझदारी से पैबंद लगाए। पहला बड़ा कदम था कृषि सुधार। किसानों को जमीन का सीमित स्वामित्व और मुनाफा रखने की अनुमति दी गई। फिर धीरे धीरे छोटे उद्योगों और फिर बड़े शहरों में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेस बनाए गए, जहां विदेशी कंपनियों को निवेश करने की खुली छूट दी गई। चीन ने मेहनती और सस्ते श्रमिकों की विशाल फौज को वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बना दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि 1980 के दशक से लेकर 2000 तक चीन ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया। लेकिन यह बदलाव केवल जीडीपी और व्यापार तक सीमित नहीं था। करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ और चीन की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी मजबूत हुई। हालांकि इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी आईं। बढ़ती आर्थिक असमानता, श्रमिक अधिकारों का हनन, पर्यावरण प्रदूषण और राजनीतिक असंतोष ने नई जटिलताएं पैदा की। चीन में अब भी लोकतंत्र नहीं है, लेकिन पूंजीवादी तंत्र का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इसे अक्सर स्टेट कैपिटलिज्म कहा जाता है, यानी सरकार नियंत्रक बनी रहती है लेकिन बाजार को बढ़ावा देती है। चीन का यह मॉडल विश्व के लिए एक दिलचस्प केस स्टडी है। क्या बिना लोकतंत्र के भी आर्थिक विकास संभव है? क्या नियंत्रण और उदारीकरण साथ साथ चल सकते हैं? चीन की सफलता ने वैश्विक पूंजीवाद की पारंपरिक समझ को चुनौती दी है। जहां पश्चिमी देश मानते हैं कि लोकतंत्र और खुले बाजार साथ चलते हैं, वहीं चीन ने दिखाया कि नियंत्रित शासन भी आर्थिक चमत्कार कर सकता है, बशर्ते नीति सही हो और नेतृत्व व्यावहारिक। भारत के लिए यह उदाहरण प्रेरणा भी है और चेतावनी भी। प्रेरणा इसलिए कि सुधारों और दूरदृष्टि से कोई भी राष्ट्र गरीबी और पिछड़ेपन से निकल सकता है।
चेतावनी इसलिए कि अगर विकास केवल आंकड़ों तक सीमित हो और उसमें मानवीय मूल्य न हो तो वह असंतुलन भी पैदा कर सकता है। चीन ने आर्थिक शक्ति जरूर पाई है, लेकिन उसे सामाजिक संतुलन और लोकतांत्रिक मूल्यों की कीमत पर हासिल किया है। 21वीं सदी के दूसरे दशक में भारत की आर्थिक दिशा ने एक नया मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जहां डिजिटल तकनीक, डेटा और इनोवेशन को आर्थिक विकास के मुख्य इंजन के रूप में देखा जाने लगा। यह बदलाव धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन फिर इतनी तेजी से बढ़ा कि आज भारत को विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। इस डिजिटल क्रांति की नींव पड़ी 2009 के बाद, जब स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच ग्रामीण इलाकों तक पहुंची। लेकिन इसका असली विस्फोट 2016 में हुआ, जब नोटबंदी और फिर आधार, यूपीआई और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स ने पूरे आर्थिक ढांचे को डिजिटल दिशा में मोड़ दिया। आज एक सब्जी वाला भी क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान लेता है, किसान मोबाइल ऐप से मंडी रेट देखता है और छात्र ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी करता है। यह बदलाव केवल तकनीकी नहीं था, यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव था। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने भारत में जो क्रांति की, वह शायद किसी भी विकसित देश ने अब तक अनुभव नहीं की। लाखों ट्रांजैक्शन हर मिनट हो रहे हैं और डिजिटल भुगतान का दायरा गांवों तक फैल गया है। पहले जहां एक खाता खुलवाने में लोगों को महीनों लग जाते थे, वहीं अब मिनटों में केवाईसी, आधार लिंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए खाताधारक बना जा सकता है। डिजिलॉकर, ई सिग्नेचर और डिजिटल सब्सिडी जैसे कदमों ने सरकार और नागरिक के बीच की दूरी को डिजिटल पुल से जोड़ दिया है। साथ ही स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत को एक ग्लोबल टेक हब में बदल रहा है। भारत में 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, जो यह दिखाती हैं कि देश का नवाचार अब केवल जुगाड़ तक सीमित नहीं है, वह विश्व स्तरीय समाधान देने में सक्षम हो गया है। लेकिन इस तेज विकास के साथ कई सवाल और चिंताएं भी खड़ी हुई हैं, जैसे कि डेटा सुरक्षा, साइबर अपराध, डिजिटल विभाजन, डिजिटल डिवाइड और शिक्षा व रोजगार में असमानता। हर कोई डिजिटल नहीं है, लाखों लोग आज भी इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं। अगर इस तकनीकी बदलाव का फायदा केवल शहरी वर्ग तक सीमित रह गया, तो वह असंतुलन पैदा करेगा। इसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था में नौकरियों की प्रकृति भी बदल रही है। परंपरागत नौकरियां कम हो रही हैं और गिग इकॉनमी बढ़ रही है, जिसमें स्थायित्व की कमी है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह न केवल डिजिटल ढांचा बनाए, बल्कि डिजिटल न्याय भी सुनिश्चित करे, यानी हर व्यक्ति को तकनीक के माध्यम से समान अवसर मिले। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आज आत्मनिर्भर भारत के सपने को वास्तविकता की ओर ले जा रही है। छोटे व्यवसायी अब ग्लोबल मार्केट में पहुंच पा रहे हैं, ग्रामीण महिलाएं मोबाइल बैंकिंग के जरिए बचत और निवेश कर रही हैं, और युवा पीढ़ी डिजिटल स्किल्स से रोजगार के नए द्वार खोल रही है। यह सब इस बात का प्रमाण है कि तकनीक यदि सही दिशा में उपयोग की जाए, तो वह केवल विकास नहीं, बल्कि बदलाव लाती है, सोच का, अवसरों का और सामर्थ्य का। भारत का भविष्य अब केवल सड़कों, पुलों और भवनों में नहीं है, वह डेटा, क्लाउड और कोड में है। और यदि यह डिजिटल विकास समावेशी, सुरक्षित और न्यायपूर्ण हो, तो यह केवल अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगा, यह पूरे देश की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद नहीं है, वो आज भी हमारी सोच, हमारी नीतियों और हमारे फैसलों को आकार देता है। हमने देखा कि कैसे एक गलत आर्थिक नीति पूरी सभ्यता को डगमगा सकती है, और कैसे एक सही निर्णय पूरी पीढ़ी का भविष्य बदल सकता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे गहरे, सोच को झकझोरने वाले विश्लेषण जरूरी हैं, तो इन्वेस्ट IQ को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बातें नहीं करते,
सवाल उठाते हैं। हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं देते, सोचने का नजरिया देते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आप किस आर्थिक घटना को सबसे ज्यादा प्रेरणादायक या डरावनी मानते हैं। और हाँ, अगली बार जब कोई आपको कहे कि अर्थव्यवस्था तो बस आंकड़े हैं, तो उन्हें यह वीडियो जरूर दिखाना। इन्वेस्ट IQ, यहाँ जानकारी से जुड़ती है बुद्धिमत्ता। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए, सीखिए और समझदारी से निवेश कीजिए।